जोजो टीवी। गोल्डन रैट हाउस। बहुत दिन पहले सुल्तानपुर नाम के एक शहर के लोग वहां पर चूहे ज्यादा होने के कारण बहुत परेशान थे। किसान का सारा फसल नाश कर रहे थे। चूहे नए नए फसल को जाकर कुछ ही दिन में खराब कर देते थे। कुछ किसान जाकर अपने सरपंच को शिकायत किया। तभी एक दिन चुलबुल पांडे करके एक चूहे पकड़ने वाला सुल्तानपुर में आता है। चूहा पकड़ता हूँ, चूहा पकड़ता हूँ, जितना भी बड़ा हो या जितना भी ज्यादा हो, चूहा पकड़ता हूँ। उसको सुनकर सरपंच गिरीश ने उसको बुलवाया और ऐसा बोला, अरे ओ चुलबुल पांडे, हमारे गांव में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर तुम उन सबको पकड़ोगे तो मैं तुम्हें चूहे का 50 रुपए दूंगा। एक चूहे के लिए 50 रुपए? ठीक है साहब, मुझे बस 2 दिन दीजिए, मैं सब चूहों को पकड़ूंगा। ऐसा बोलकर सिर्फ 2 ही दिन में चुलबुल सारे चूहों को पकड़ता है, गिरीश के यहाँ लेके आता है। तभी सरपंच, अरे वाह चुलबुल पांडे, बहुत अच्छा काम किया रे। ये लो तुम्हारा 50,000 रुपए। अब तुम इन चूहों को कहीं दूर ले जाकर मार देना, ठीक है? गिरीश की बात सुनकर चुलबुल पांडे सोच में पड़ जाता है। अरे ओ चूहों, मैं आपको कैसे मार सकता? आप ही की वजह से मैंने 50,000 रुपए कमाया है। मैं आपको कहीं दूर ले जाकर वहां पर छोड़ देता हूं। आप किसी को तकलीफ किए बिना आराम से खाओ और जियो। ऐसा सोचकर चुलबुल ने सारे चूहों को गांव से दूर ले जाकर छोड़ देता है। ये उसी गांव का एक आदमी देख लेता है और आकर सरपंच गिरीश को बोल देता है। तभी सरपंच और गांव के लोग चुलबुल पांडे की घर आते हैं और उसको पकड़कर बहुत पीटते हैं। चुलबुल की बात को नहीं सुनते हैं, उसकी घर को भी तोड़ देते हैं। अभी चुलबुल के पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी रोते हुए चुलबुल पांडे ने, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मैंने उन चूहों की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तभी चूहों का भगवान एक चूहे के रूप में प्रत्यक्ष होकर ऐसा बोलते हैं, उदास मत हो चुलबुल, मैं तुम्हें एक विशाल चूहे की आकार में सोने का घर देता हूँ, उसी में तुम रहो। उस चूहे की मुंह से तुम्हें जब चाहिए सोने के सिक्के मिलेंगे, उनसे तुम खुशी से रहना। और देखते ही देखते एक विशाल सोने का चूहा का घर आ जाता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और चुलबुल उसके सामने जाते ही सोने के सिक्के उसके मुंह से निकलते हैं। उन सिक्कों को उसी गांव के लोगों में बांटकर अपना काम करते हुए खुशी खुशी से रहने लगता है। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियां बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था, जहां बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियां खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है।
क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है। हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है। आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है। अरे बड़ा आसान है। तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा। ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है। बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जंगल के बंदर बहुत उधम मचाने वाले थे। उन्हें हर किसी के घर में बना हुआ खाना चुराकर खाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसी गांव में 4 गायें बहने रहा करती थीं, जिनका दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। गैया अपने दूध से बहुत सारी नई नई तरह की मिठाइयाँ बनाती, लड्डू बनाती और अपने आस पड़ोस के लोगों को बांट देती। लेकिन उससे पहले वो जब भी मिठाई बनाती, हमेशा बंदरों को जरूर खिलाती, क्योंकि बंदरों को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आदत से मजबूर होने के कारण जंगल के बंदर इस बार गाय की बनी हुई मिठाइयों की बहुत ज्यादा खुशबू आ जाने के कारण अपने आप को रोक नहीं सके और एक योजना बनाने लगे। अरे देखो देखो, गैया बहनों ने आज बहुत बढ़िया गाय की बर्फी बनाई है। चलो चलो, आक्रमण का समय हो गया। आज तो ये पूरी थाली हम सारे के सारे चट कर जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? बंदर का मित्र बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर बार गैया हमें बची खुची मिठाई खिलाती है। सारी बढ़िया बढ़िया मिठाई अपने पड़ोसियों को खिला देती है। ये भी कोई बात हुई? चलो चलो, जल्दी आक्रमण करो, इससे पहले कि ये मिठाई अपने पड़ोसियों को बांट दे। अरे मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलो। बंदर अपने दोस्तों को लेकर गाय की बनी हुई बर्फी के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और बुरी तरह उन्होंने स्वादिष्ट बनी हुई मिठाई का एक एक दाना तक खा लिया और इधर उधर थाली के साथ साथ गंदगी मचा दी। जैसे ही गैया अपने घर से बाहर आई, यह सब देखकर वो चिल्ला पड़ी। हाय राम, मैंने इतनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, तुम लोगों ने ये क्या किया? हर बार जब भी मिठाई बनती है तुम्हें खिलाती तो हूँ, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? आज मेरी बहन का जन्मदिन है, उसी के लिए बनाई थी। गैया को रोता हुआ देखकर बंदरों को बहुत बुरा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गैया के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने गैया से माफी मांगी। माफ कर दो बहन, तुम्हारी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं, इनकी खुशबू से हम खुद को रोक नहीं सके। हमें माफ कर दो। बताओ, हम कुछ और कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए? बताओ ना। गैया रोते हुए कहती है। नहीं, अब मुझे दोबारा से मिठाई बनानी होगी। चलो आओ, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी बंदर गैया की मदद करते हैं और ढेर सारी और बर्फियां बनाते हैं।
लेकिन इस बार बिल्कुल चखते नहीं। और फिर धूमधाम से गैया अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। लो लो भैया, तुम भी खाओ बंदर भाई। नहीं नहीं, पहले ही इतना खा चुके हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही जन्मदिन मना लो। और ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। 4 शेर और एक गाय। जंगल का राजा शेर अपने 3 भाइयों के साथ बड़े आराम से अपनी प्रजा का ख्याल रखते हुए जंगल का राज चलाता था। लेकिन राजा के साथ साथ उसके तीनों भाई बहुत क्रूर भी थे। उन्हें और कोई जानवर इतना प्रिय नहीं था जितने की गाय, भैंस और बैल। हर महीने वो किसी न किसी का शिकार कर ही लिया करते थे। इस बात से सभी गायें बहुत परेशान थी। एक दिन तेज तूफान आता है, बाढ़ आती है जिसमें बहुत से जानवर मर जाते हैं। इसी बाढ़ और आंधी तूफान में राजा और उसके तीनों भाइयों की पत्नियां उस कहर में मर जाती हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं। दिन रात चारों शेरों के बच्चे रोते रहते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए माँ का दूध चाहिए था, लेकिन उनके पास अब माँ थी ही नहीं। राजा बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त बंदर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या किया जाए। बंदर, अब तो मेरे घर की स्थिति तुम अच्छी तरह से जान गए हो। अब तुम ही बताओ, इन बच्चों का क्या किया जाए? हम चारों के बच्चे अपनी माँ के बिना बिलक बिलक कर यूं ही मर जाएंगे, ये मैं नहीं देख सकता। महाराज, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। मेरे भाई बहन भी इसी त्रासदी में चले गए हैं और ना जाने मेरे कितने दोस्तों को इस तूफान में मैं खो बैठा हूँ। महाराज, मेरी एक राय है। हमारे गांव में जो गोपी गैया है वो बहुत अच्छी है। आप उससे एक बार बात करके देखें। वो अच्छा दूध देती है। हो सकता है उसका दूध बच्चे पिएं और जिंदा रहें। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तुम तो जानते हो, गाय, भैंस, बैलों के साथ तो हमने बहुत अन्याय किया है ना। मैं जानता हूँ महाराज, पर महाराज आप तो राजा हैं। अगर अन्याय आपके हाथों हुआ है तो न्याय भी आप ही करेंगे। मैं कहता हूँ एक बार कोशिश तो कर देखिए। बंदर की बात सुनकर राजा गाय के पास जाता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। राजा के साथ साथ उसके तीनों शेर भाई भी गाय के पास जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। उन तीनों की ये हालत देखकर गाय को बहुत दया आती है और वो कहती है, नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बच्चों को मैं दूध पिला सकूं। चलिए, मैं बच्चों का अपनी बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी। पर आपसे एक वादा चाहती हूँ कि अब तक जो गाय, भैंस और बैलों के साथ आपने अन्याय किया, आप दोबारा नहीं करेंगे महाराज। महाराज और तीनों भाई गाय को वादा देते हैं कि आज के बाद वो कभी भी किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और इसके साथ ही गैया जाती है, उन्हें दूध पिलाती है, उनका पालन पोषण एक माँ की तरह करती है और एक बार फिर गांव में सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई गाय का बदला। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो चरवाहा था। वो गांव की सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। गांव के सभी लोग उसको इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। महेश अपनी गायों से बहुत प्यार किया करता था। अरे मीना, चंपा, चमेली, कमला कहाँ चली गई? आ जाओ, घर नहीं जाना है, शाम हो गई है। महेश की आवाज़ सुनते ही सभी गायें दौड़ी चली आया करती थी। एक दिन महेश की मौसी विमला उसकी माँ से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारा महेश तो देखो कितना बड़ा नौजवान बन गया है। इसकी शादी वादी करनी भी है कि नहीं? हाँ विमला दीदी, शादी तो करनी है, मगर इसे अपनी बेटी देगा कौन? अरे हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की बेटी नहीं है, वही रमा, उससे शादी करवा देती हूँ मैं इसकी। हाँ। महेश की माँ अपनी बहन की बात मान लेती है और महेश की शादी छन्नू लाल की बेटी रमा से हो जाती है। रमा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल की बहुत कुटिल थी। शादी के बाद महेश ने उसे अपनी सभी गायों से मिलवाया, लेकिन उन्हें देखकर रमा नाक मुंह सिकोड़ने लगी। क्या तुम आराम से इनके साथ साथ चलते रहते हो? इन गायों के ऊपर बैठ कर जाया करो।
2 बार चाबुक लगेगा तो भागने लगेंगी। इनके साथ सख्ती से पेश आया करो। अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है। ये सारी गायें बड़ी समझदार हैं। लेकिन रमा ने महेश की एक ना सुनी। वो जब भी महेश के साथ गायों को जंगल लेकर जाती, वो एक न एक गाय पर बैठ जाती और उन्हें डंडे से मारने लगती। वो जंगल में गायों को पूरा चारा भी चरने नहीं देती थी और जल्दी ही उन्हें डंडे से हाँककर गांव वापस ले जाया करती थी। रमा की इस हरकत से सभी गायें बड़ी परेशान हो गईं। अरे चंपा बहन, इस रमा ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महेश तो कितना ख्याल रखता था हमारा। हाँ चमेली, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। गायों की बात सुनकर वहाँ अचानक एक देवी प्रकट होती है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम सभी अपना आकार और व्यवहार बदल सकते हो और इसी तरह तुम रमा से अपना बदला पूरा कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। गायों को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो जाती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है और गायों को डंडे से मारते हुए कहती है, अरे अरे, बहुत हो गया। यहाँ पर पत्तियाँ ही चढ़ती रहोगी या घर भी जाना है? ऐसा कहकर वो चमेली नाम की गाय के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन गांव के रास्ते में चमेली अपना आकार बदलकर बहुत छोटा कर लेती है। चमेली के एकदम छोटा होते ही रमा उसके ऊपर से गिर जाती है। तभी अचानक पीछे से चंपा नाम की गाय रमा को उठाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर टांग देती है। पेड़ के ऊपर टंगने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रमा की आवाज सुनकर महेश वहां आ जाता है। महेश अपनी गायों से रमा को नीचे उतारने के लिए कहता है। चंपा रमा को पेड़ से नीचे उतार लेती है। नीचे उतरते ही रमा सभी गायों के आगे हाथ जोड़ती है और सबसे माफी मांगती है कि वो उन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। और महेश अपनी माँ और रमा के साथ फिर से अपनी गायों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। चांदनगर में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। चंदू अपने सभी साथियों को अच्छे खिलौनों के साथ खेलता देखकर उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण कोई भी चंदू के साथ नहीं खेलना चाहता था। चांदनगर में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। एक दिन रामू को खेलता देख चंदू ने रामू से कहा, रामू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम दूर से ही इसे देखो। मेरी मोटरसाइकिल को छूना भी मत। मैं इसे तुम्हें खुद चला कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही रामू उसकी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी से चलाते हुए चंदू को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चंदू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू गिर गया, चंदू गिर गया। रामू की हरकत देखकर चंदू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि वो भी एक मोटरसाइकिल बनाएगा और वो भी बांस की। घर जाकर चंदू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बांस चाहिए, मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बांस की भी कोई मोटरसाइकिल बनती है क्या? पगला गया है क्या? लेकिन चंदू ने अपने माँ बाप की बिल्कुल ना सुनी। उसने तो बांस की मोटरसाइकिल बनाने की जिद ठान ली थी। चंदू की जिद के आगे उसके माँ बाप की कुछ ना चली। चंदू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए और साथ में एक पुरानी कार का इंजन और गियर बॉक्स भी। चंदू बहुत ही होशियार था। चंदू ने 2-3 दिन की मेहनत के बाद एक बांस की मोटरसाइकिल बना ली और उसमें पुराना कार का इंजन और गियर बॉक्स फिट कर दिया। और जब वो अपनी बांस की मोटरसाइकिल लेकर गांव के मैदान में खेलने आया, गांव के सभी लोग और बच्चे चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर हैरान हो गए। लेकिन चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर रामू ने चंदू से कहा, चंदू, तुम्हारी मोटरसाइकिल देखने में तो बहुत अच्छी है, क्या ये चलती भी है? हाँ रामू, ये चलती है। इसमें कार का इंजन लगा है और कार का गियर बॉक्स भी लगा है। देखो, मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो हो जाए रेस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो जाए। चंदू की ये बात सुनकर सभी बच्चों ने चंदू को समझाया कि उसकी बांस की मोटरसाइकिल रामू की मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन चंदू नहीं माना, क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बहुत विश्वास था। उसे मालूम था कि उसकी मोटरसाइकिल का फ्रेम ही बांस का है, लेकिन उसमें इंजन और गियर बॉक्स तो कार का लगा है और उसके बांस के बने पहिए चंदू की मोटरसाइकिल के रबड़ के पहियों से मजबूत हैं। और दोनों शर्त अनुसार पहाड़ी की ढलान पर रेस लगाने के लिए तैयार हो गए।
रामू की मोटरसाइकिल रेस शुरू होते ही पहले तो बड़ी तेजी से ढलान पर आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक तीखी चट्टान के कारण उसका रबड़ का पहिया पंचर हो गया और रामू मोटरसाइकिल से ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। रामू को कीचड़ में लथपथ देख सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए देखो रामू की मोटरसाइकिल गिर गई। और इधर चंदू अपनी बांस की मोटरसाइकिल के साथ रामू से काफी आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद सभी बच्चों ने तालियों के साथ चंदू का स्वागत किया। सोने का स्कूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना, बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है, लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे, लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी। एक सुंदर से राज्य में एक सुंदर सी प्यारी सी राजकुमारी रहा करती थी। एक दिन जब राजकुमारी का जन्मदिन था, राज्य के बहुत से लोग उसे तोहफे देने आए। उन्हीं तोहफों में राजकुमारी को एक सोने की चिड़िया मिली। कितना सुंदर तोहफा है, ये मुझे किसने दिया होगा? राजकुमारी हमेशा उस सुंदर चिड़िया को अपने साथ रखने लगी। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे बहुत से जन्मदिन के तोहफे मिले हैं, मगर उन सभी तोहफों में ये सोने की चिड़िया सबसे अलग है। आप पता कीजिए ये चिड़िया मुझे किसने दी। मैं जानना चाहती हूँ कि इतना महंगा तोहफा मुझे किसने दिया है। राजा ने पता किया, लेकिन किसी ने भी सोने की चिड़िया नहीं दी थी।
बेटी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि ये सोने की चिड़िया उसने दी है। पर पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटी। राजकुमारी चिड़िया से पूछती है, तुम कहाँ से आई हो? तुम कौन हो? तभी अचानक चिड़िया असली चिड़िया में बदल जाती है और कहती है, राजकुमारी जी, मुझे एक बर्तन बनाने वाले ने बनाया था, लेकिन उसने जब मुझे आपको दिया तो मैं सोने में बदल गई और आज असली चिड़िया में यह सभी शक्तियाँ मुझे आपने दी हैं। बेटी, भगवान ने तुम्हें ये शक्तियाँ दी हैं, हमेशा इनका सही इस्तेमाल करना। राजकुमारी बहुत खुश थी। पर यह पिताजी कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है बेटी, जब तुम छोटी सी थी तब एक महान संत ने इस बारे में मुझे बताया था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो बहुत सी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तुम किसी भी चीज को सोने में बदल पाओगी और जिसे दिल से प्यार करोगी उसमें जान आ जाएगी। और यह सब आज हम सब ने देख लिया। यह सोने की चिड़िया और इसके अंदर जान आ जाना इस बात का प्रतीक है कि तुम में बहुत सी शक्तियाँ हैं। बस बेटा, इन शक्तियों का सही और संभल कर इस्तेमाल करना। जी पिताजी। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। प्रवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। प्रवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। प्रवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर प्रवेश के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश की धड़कनें रुकने लगी थी, लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया। ये देखकर प्रवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह प्रवेश वहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन प्रवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ थी और गांव के सरपंच भी वहाँ थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है। अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही प्रवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहाँ खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को। ऐसा सुनते ही प्रवेश वहाँ आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब, आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊँगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने प्रवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। प्रवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए।
और सांप परवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब परवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता, वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं।